खासियत है कि पहला पॉइंट इसमें हमें बोले कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मोलिक्यूल्स। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। प्रैक्टिकली बोला जाए तो गैस के दो मॉलिक्यूल हैं तो उनमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा ही होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। लेकिन अगर हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लें कि दो मॉलिक्यूल रखे हुए हैं और उनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन ना हो, तो उस गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। इसका मतलब वाइस वर्सा अगर इसके लिए देखा जाए तो इसका पॉइंट यह आएगा रियल गैस का कि देयर इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स, गैस मोलिक्यूल्स। तो पहली कंडीशन तो ये है रियल वर्सेस आइडियल। दूसरा जो हम अजम्पशन या मानते हैं आइडियल गैस के लिए, हम ये मानते हैं कि जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम पूरे कंटेनर के वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम बोलूं या गैस का वॉल्यूम बोलूं एक ही बात है, क्योंकि गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, वो उसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है जो कंटेनर में रखी जाती है, जिस कंटेनर में रखी जाती है। तो दूसरी अजम्पशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल in compared to total volume of gas, total volume of gas। जबकि रियल में हम ये देखें तो रियल में मॉलिक्यूल जो है सिग्निफिकेंट साइज का है, ये बिल्कुल इस चीज पे है कि जैसे कंटेनर ये यहाँ है, अब मैंने ये डॉट लगा दिया तो ये नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, और अगर मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल ये बड़ा मान लिया तो नेग्लिजिबल नहीं, बस यही चीज है। यानी कि इसमें यह होगा कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज सिग्निफिकेंट, यानी इसको हम नेग्लिजिबल यानी जीरो नहीं मान सकते इन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इसके लिए अगर हम देखें तो इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक। जबकि रियल गैस के केस में ऐसा होगा कि इट डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। यानी इसके लिए हमें बोलेंगे कि PV इज नॉट इक्वल टू nRT। तो अगर ये इक्वेशन मैं आइडियल गैस के लिए लगाता हूं, ठीक है, तो रियल गैस के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? द इक्वेशन यूज इज वान डर वाल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस के लिए हम निकालने वाले हैं वान डर वाल गैस इक्वेशन। इट इज अप्लाइड फॉर रियल गैस, इज अप्लाइड फॉर रियल गैस। ठीक। अब एक्चुअली गैस का जो नेचर है वो आइडियल होगा या रियल होगा, ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। कंडीशंस कौन कौन सी है? हमारे पास गैस के लिए जो कंडीशन है पैरामीटर से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है। ठीक। तो सबसे पहला जो है, अगर मान लो मैं यहां पर जो है आइडियल के लिए कंडीशन मानो, आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस, तो इस केस में वॉल्यूम जो है वो हाई होगा। किस केस में? आइडियल गैस के केस में। यानी गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अगर लार्जर होता गया तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल होता जाएगा, है ना भाई। हम अगर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, मान लो मॉलिक्यूल ये है और अगर हम एक छोटे कंटेनर में रख दें तो नेग्लिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक बहुत बड़े एरिया के रेफरेंस में बात करें, बहुत बड़े वॉल्यूम के रेफरेंस में बात करें, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो सेम चीज है कि अगर वॉल्यूम बढ़ाते जाएं तो गैस की नेचर किधर शिफ्ट होती जाती है? आइडियल गैस की तरफ, है ना। आइडियल गैस इज ए हाइपोथेटिकल गैस जिसको हमें अचीव करना है ना। तो हर गैस रियल से उसकी नेचर किधर शिफ्ट होती जाएगी? आइडियल की तरफ। और दूसरा यहाँ पे ये इसमें वाइस वर्सा अपन ये बोल दें कि यहाँ वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लो, पहली कंडीशन। तो हाई और लो, तो
हाई पर ये किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस। हाई का मतलब वेरी हाई, ठीक ना, और लो पे किसकी तरह बिहेव करेगी, रियल की तरह। अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ाते गए तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। बोलो, बॉयल्स लॉ है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए मैं अगर वॉल्यूम बढ़ाऊं तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन है कि प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर शुड बी लो, ठीक। और अगर इस केस में मैं देखूं तो यहां प्रेशर शुड बी हाई, शुड बी हाई। अब आप ये दोनों चीजें जो है हम यहां अप्लाई करते हैं कि हम आइडियल गैस के लिए क्या बोल रहे हैं, एक तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो, और दूसरी चीज ये है कि देयर शुड नॉट बी नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। अब अगर आप छोटे कंटेनर में रखेंगे तो दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होना ही है। अगर हम उसी गैस को एक बड़े वॉल्यूम में ले जाते जाएं तो क्या होता जाएगा, मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो उनमें जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो खत्म होने लग जाएगा, और अल्टीमेटली इतनी डिस्टेंस में चले गए कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हम बोल देंगे कि वो गैस रियल से किधर शिफ्ट हो गई है, आइडियल की तरफ, ठीक। इस पे जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा, टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई। अब टेम्परेचर का क्या रिलेशन है कि अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी और एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है, और दूर भागेंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है एक तरह से, तो गैस क्या होती जाएगी, आइडियल। और इसके लिए तीसरा कंडीशन यहां क्या होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी लो, शुड बी लो। तो ये दो अलग अलग गैसेस नहीं है, ये दो अलग अलग कंडीशन है जिनमें गैस का बिहेवियर हम देख रहे हैं। यानी ये बिहेवियर है कि जब प्रेशर लो हो, वॉल्यूम हाई हो, टेम्परेचर हाई हो, ठीक है, देन गैस विल बिहेव एज ए आइडियल गैस। और अगर हम प्रेशर को बढ़ाते जाएं या वॉल्यूम को कम करते जाएं या टेम्परेचर को कम करते जाएं तो द सेम गैस कैन बिहेव एज ए रियल गैस, ठीक है ना। तो एक स्टैंडर्ड हमने सेट करा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं आइडियल गैस, एंड एवरी गैस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस आइडियलिटी, ठीक है। तो रियल गैस को कैसे पहचानेंगे ये देख रहे हैं, आइडियल है या रियल है, उसको देखने के लिए जो फैक्टर हम यूज कर रहे हैं वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z से। Z की वैल्यू हमें ये बताएगी कि गैस आइडियल है या रियल है। तो इसके दो केस हैं कि अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है दैट मीन्स द गैस इज आइडियल, और अगर Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है देन द गैस इज रियल गैस। अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहां से आप सीधा देख सकते हैं अगर 1 हो गया तो PV बराबर क्या बन गया, nRT, और अगर नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो यहां पर तो हम बोल रहे हैं कि आइडियल गैस किसको फॉलो करती है, PV इज इक्वल टू nRT, और रियल गैस PV नॉट इक्वल टू nRT। समझ गया बात को, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, PVM, तो मैं इसको PVM अपॉन RT भी लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, VM लिख दिया मैंने V अपॉन N, जिसको हम नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम। तो अगर मान लो गैस का मोलर वॉल्यूम दे दिया हो तो हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, PVM अपॉन RT। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे होगा कि मान लीजिए हमें एक कंडीशन दे दी, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमें बोल दिया कि एक गैस ऑक्यूपाइज, या इसको मैं स्टार्टिंग में से बोल दूं 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइड 30 लीटर वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। हमसे पूछा है प्रेडिक्ट इट्स नेचर, इट्स नेचर। अब मैंने ये आसान क्वेश्चन लिया, ठीक है ना, क्योंकि हम यहां बिल्कुल देखकर सीधे बता सकते हैं कि ये एसटीपी कंडीशन हो गई।
आइडियल गैस होती तो मोल कंसेंट में पढ़ चुके हैं 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती, उससे ज्यादा कर रही है, इसका मतलब है गैस कौन सी होगी, रियल। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे कि Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। मैं प्रेशर को रख दूं, प्रेशर इज 1 atm, वॉल्यूम इज 30 लीटर, मोल n की वैल्यू क्या ले रहा हूं 1, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर मुझे रखना पड़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, इसका मतलब डेफिनेटली ये गैस कौन सी होगी, रियल गैस। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो गैस का नेचर जो है लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, क्या हो जाएगा, रियल गैस। और अगर मैं यहाँ पे 22.4 लीटर लिखा देता तो सोल्व करने पे Z1 आता, इसका मतलब गैस क्या हो जाती, आइडियल गैस। ठीक, Z को लिखने का हमारे पास एक और तरीका है, Z इज इक्वल टू P रियल V रियल अपॉन P आइडियल, और इसको लिख दो V आइडियल। ठीक, और इसी चीज को जो है सपोज अगर मान लीजिए इफ प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर बोथ केसेस, अगर दोनों के लिए प्रेशर में सेम ले लूं तो Z क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल। ठीक, अब मैं यहां पे केस ले रहा हूं कि सपोज अगर मान लीजिए मैं मोलर वॉल्यूम से रिप्लेस कर दूं इसे, Vm रियल अपॉन Vm आइडियल, तो 8 STP Vm आइडियल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये चीज तो अपन जानते हैं। STP कंडीशन पे अगर 1 मोल आइडियल गैस का लिया जाए तो दैट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। यानी मैं इस फार्मूले को रिप्लेस कर रहा हूं कि 8 STP अगर मैं दूसरी गैस भी ये ले लूं सेम कंडीशन पे, तो Z हो जाएगा Vm रियल अपॉन 22.4। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ कहां पे वैलिड कर रहा है, 8 STP। कारण क्या है कि मैंने यहां से देखो, ओरिजिनल फार्मूला अगर अपन देखें तो क्या है, PV अपॉन nRT। ठीक है, हम इसको रिप्लेस करके लिख रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम की किस कंडीशन पर आई है, STP। तो अगर STP पर ये सीधा देखने का तरीका है कि पहला केस 8 STP अगर किसी गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 हो जाए तो इसका मतलब अगर मैं यहां रख दूं तो Z कितना हो जाएगा, गैस क्या बन जाएगी, आइडियल गैस। ये बात समझ में आ रही है सबको, बिल्कुल सीधा ही फार्मूला है, Vm अपॉन 22.4। अगर मैं कंडीशन ये ले लूं कि Vm ग्रेटर देन 22.4, तो इस केस में Z क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। अब किसी गैस का मोलर वॉल्यूम जो है ज्यादा हो रहा है आइडियल गैस से, गैस में 2 तरह के फोर्स काम करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, अगर रिपल्शन डोमिनेटिंग होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो अगर किसी गैस का मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से भी ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इन दिस गैस रिपल्शन फोर्स इज डोमिनेटिंग, रिपल्शन फोर्स इज डोमिनेटिंग। तो जब भी ऐसा होगा कि Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, तब आप कौन से फोर्स को बोलोगे, रिपल्शन फोर्स इज डोमिनेटिंग। और तीसरा जो है बातें नहीं आपस में 22.4, तो Z लेस देन 1 हो जाएगा, तो लेस देन 1 में यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है, मोलर वॉल्यूम 22.4 होना चाहिए था, दिस इज आइडियल वॉल्यूम। किस कंडीशन पे, STP। तो 22.4 होना चाहिए लेकिन उससे कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं, और खींच रहे हैं तो फिर हम यहां बोलेंगे कि इस केस में अट्रैक्शन फोर्स इज डोमिनेटिंग, अट्रैक्शन फोर्स इज डोमिनेटिंग। ठीक, तो अब अपन यहां कंक्लूजन पे आ जाए कि Z का जो हमारे पास पॉइंट था कि Z इज इक्वल टू 1 आइडियल गैस, आइडियल के लिए तो हमने क्या बोल दिया,
नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, यानी अल्टीमेटली देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसमें होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेकिन यहां दो कंडीशन बनती है, z लेस देन 1, z ग्रेटर देन 1। तो जब z ग्रेटर देन 1 होगा तो हम बोलेंगे कि रिपल्शन इज डोमिनेटिंग, और जब लेस देन 1 होगा तो हम बोलेंगे अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई 3z। तो पहला फार्मूला तो अपना क्या हो गया, z pv अपॉन nRT, या हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, pvm अपॉन RT। vm क्या है, मोलर वॉल्यूम, और तीसरा फार्मूला हो गया ये कंडीशन। ये स्पेसिफिक फार्मूला है, ये सिर्फ कहाँ लागू होता है, एसटीपी पर, vm अपॉन 20। तो मोलर वॉल्यूम अगर गैस का एसटीपी पर 22.4 के बराबर है तो आइडियल की तरह बिहेव करेगी, और अगर 22.4 से बड़ा या छोटा है तो रियल गैस बन जाएगी। ठीक, वो कौन सी यूज करते हैं, वान डेर वाल गैस इक्वेशन। वान डेर वाल गैस इक्वेशन। अब वान डेर वाल गैस इक्वेशन वास्तव में जो है आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव की गई है। कैसे डिराइव की गई है कि आइडियल गैस इक्वेशन पी आई वी आई इज इक्वल टू हम क्या यूज करते हैं, एनआरटी। ये कौन सी गैस है, आइडियल गैस। अब हमने क्या किया है, इसी गैस में इस फार्मूले में करेक्शन कर दिया है। करेक्शन क्या किया है हमने कि पी रियल, आर का मतलब रियल, प्लस यहां पे हम जोड़ देते हैं डेल्टा पी, और इधर कर देते हैं वी रियल माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू एनआरटी। यानी कि आइडियल गैस में तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो हो रहा है, और रियल गैस में हम क्या कर रहे हैं, रियल गैस के प्रेशर में कोई टर्म जोड़ रहे हैं और वॉल्यूम में कोई टर्म माइनस कर रहे हैं। तो ये जो टर्म मैं प्लस जोड़ रहा हूं और माइनस कर रहा हूं, तो सबसे पहला मैंने डेल्टा पी जो जोड़ा इसे बोलते हैं प्रेशर करेक्शन फैक्टर। प्रेशर करेक्शन फैक्टर। ठीक, अब प्रेशर करेक्शन फैक्टर कैसे आया है वो समझ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर में मैंने भर दी आइडियल गैस, और ऐसे ही सिमिलर कंटेनर में मैंने भर दी रियल गैस। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि रियल गैस का, अगर आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल, पहले तो ये बात करें कि प्रेशर किस वजह से होता है इनसाइड द कंटेनर। हमें कहते हैं कि कंटेनर में गैस का प्रेशर है, तो प्रेशर किस वजह से होता है, बिकॉज इट इज ड्यू टू collision between gas molecules and container wall। मतलब होगा क्या कि जैसे मॉलिक्यूल है, अगर गैस भरी हुई है तो मॉलिक्यूल जो है क्या करेगा, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन है, यहां टकराएगा और टकरा के वापस जाएगा। तो यहां पर जब टकराया तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज यानी फोर्स, एंड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हम क्या कहेंगे, प्रेशर। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स भरे होंगे उतनी ज्यादा कोलिजन की संभावना होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम एक जगह ही देखते हैं ना कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल। गैस जितनी ज्यादा भर दी उतनी ज्यादा कोलिजन और उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो अब एक्चुअली प्रेशर जो एग्जर्ट कर रही है दोनों गैसेस, वो किस वजह से अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल। अब आइडियल गैस के केस में कैसा होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल यहां से आगे बढ़ा और यहां पहुंचा, तो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल हैं इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये फ्रीली यहां टक्कर मारेगा और वापस आएगा, ठीक है ना। अब अगर रियल गैस का मॉलिक्यूल जैसे यहां पहुंचा, सपोज करो टक्कर मारने के लिए, तो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो यहां पे इसको यहां अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। जैसे अगर बीच में कोई मॉलिक्यूल यहां पड़ा हुआ है तो इस पे तो सबका अट्रैक्शन होगा बराबर, ठीक है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल यहां से यहां पहुंच गया कंटेनर वॉल पे, तो अब उस साइड तो मॉलिक्यूल नहीं है, तो उधर तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इधर जो अंदर वाले मॉलिक्यूल है वो इसे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा या फोर्स जो ये लगाएगा ये रिलेटिवली कम होगा।
हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आइडियल गैस का मॉलिक्यूल तो फ्रीली टक्कर मारेगा और आ जाएगा, लेकिन रियल गैस का मॉलिक्यूल जब यहां पहुंचा तो अंदर वाले मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ इस अट्रैक्शन ये जो यहां पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो कम होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि P आइडियल इज ग्रेटर देन P रियल। इक्वल कंटेनर में रियल आइडियल बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर होगा तो इसे बराबर करने के लिए मैथमेटिकली ये बड़ा है, तो P आइडियल बराबर P रियल, मुझे कोई टर्म जोड़नी पड़ेगी ना यहाँ पे, किस साइड, इस साइड। तो जो टर्म हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर करेक्शन फैक्टर। यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को करेक्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक आप समझिए कि हमें इक्वेशन तो कौन सी यूज करनी है, ये वाली। अब इस इक्वेशन में ये कौन सा प्रेशर है, आइडियल गैस का प्रेशर। मैं जो मेजर कर रहा हूं रियल गैस का प्रेशर वो तो कम आ रहा है। अगर यही गैस आइडियल होती तो ये ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करने वाली है ना, लेकिन रियल होने की वजह से ये कम प्रेशर एग्जर्ट कर पा रही है। ठीक है, तो कम प्रेशर, सपोज करो ये 5 ATM करती, ये 4 ATM कर रही, तो मुझे यहां रखने के लिए इस 4 ATM में 1 ATM जोड़ना था। ठीक, तो इसलिए अपन ने P रियल यानी कि P I इज इक्वल टू P रियल प्लस डेल्टा P, यानी आइडियल को रिप्लेस करने के लिए, आइडियल कहां पे आया, यहां पर, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, P रियल प्लस डेल्टा। तो हमने कुछ अमाउंट प्रेशर का जोड़ा है रियल गैस के प्रेशर में, ताकि वो बराबर किसके हो जाए, आइडियल के बराबर। जो अमाउंट जोड़ रहे हैं उसे ही क्या बोल रहे हैं, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। अब इसकी वैल्यू क्या है ये देख रहे हैं। हाँ, वो कौन सी यूज करते हैं, वान डेर वाल गैस इक्वेशन, वान डेर वाल गैस इक्वेशन। अब वान डेर वाल गैस इक्वेशन वास्तव में जो है आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव की गई है। कैसे डिराइव की गई है कि आइडियल गैस इक्वेशन PI VI इज इक्वल टू हम क्या यूज करते हैं, NRT। ये कौन सी गैस है, आइडियल गैस। अब हमने क्या किया है, इसी गैस में इस फार्मूले में करेक्शन कर दिया है। करेक्शन क्या किया है हमने कि P रियल, R का मतलब रियल, प्लस यहां पे हम जोड़ देते हैं डेल्टा P, और इधर कर देते हैं V रियल माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू NRT। यानी कि आइडियल गैस में तो PV इज इक्वल टू NRT फॉलो हो रहा है, और रियल गैस में हम क्या कर रहे हैं, रियल गैस के प्रेशर में कोई टर्म जोड़ रहे हैं और वॉल्यूम में कोई टर्म माइनस कर रहे हैं। तो ये जो टर्म मैं प्लस जोड़ रहा हूं और माइनस कर रहा हूं, तो सबसे पहला मैंने डेल्टा P जो जोड़ा इसे बोलते हैं प्रेशर करेक्शन फैक्टर, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। ठीक, अब प्रेशर करेक्शन फैक्टर कैसे आया है वो समझ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर में मैंने भर दी आइडियल गैस, और ऐसे ही सिमिलर कंटेनर में मैंने भर दी रियल गैस। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि रियल गैस का, अगर आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल, पहले तो ये बात करें कि प्रेशर किस वजह से होता है इनसाइड द कंटेनर। हमें कहते हैं कि कंटेनर में गैस का प्रेशर है, तो प्रेशर किस वजह से होता है, बिकॉज इट इज ड्यू टू collision between gas molecules and container wall। मतलब होगा क्या कि जैसे मॉलिक्यूल है, अगर गैस भरी हुई है तो मॉलिक्यूल जो है क्या करेगा, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन है, यहां टकराएगा और टकरा के वापिस जाएगा। तो यहां पर जब टकराया तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज यानी फोर्स, एंड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हम क्या कहेंगे, प्रेशर। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स भरे होंगे उतने ही ज्यादा कोलिजन की संभावना होगी, है ना, क्योंकि हम एक जगह ही देखते हैं ना कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल, गैस जितनी ज्यादा भर दी उतनी ज्यादा कोलिजन और उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो अब एक्चुअली प्रेशर जो एग्जर्ट कर रही है दोनों गैसेस,
वो किस वजह से अट्रैक्ट कर रही है? बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स एंड वॉल। अब आइडियल गैस के केस में कैसा होगा कि अगर एक मोलिक्यूल यहां से आगे बढ़ा और यहां पहुंचा, तो अंदर वाले जो मोलिक्यूल है इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये फ्रीली यहां टक्कर मारेगा और वापस आएगा, ठीक ना। अब अगर रियल गैस का मोलिक्यूल जैसे यहां पहुंचा, सपोज करो टक्कर मारने के लिए, तो अंदर वाले जो मोलिक्यूल हैं वो यहां पे इसको यहां अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। जैसे अगर बीच में कोई मोलिक्यूल यहां पड़ा हुआ है तो इस पे तो सबका अट्रैक्शन होगा बराबर, ठीक है। लेकिन जब ये मोलिक्यूल यहां से यहां पहुंच गया कंटेनर वॉल पे, तो अब उस साइड तो मोलिक्यूल नहीं है, तो उधर तो कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन इधर जो अंदर वाले मोलिक्यूल है वो इसे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा या फोर्स जो ये लगाएगा ये रिलेटिवली कम होगा। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आइडियल गैस का मोलिक्यूल तो फ्रीली टक्कर मारेगा और आ जाएगा, लेकिन रियल गैस का मोलिक्यूल जब यहां पहुंचा तो अंदर वाले मोलिक्यूल इसको खींच रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ इस अट्रैक्शन ये जो यहां पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो कम होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि P आइडियल इज ग्रेटर देन P रियल। इक्वल कंटेनर में रियल आइडियल बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर होगा तो इसे बराबर करने के लिए मैथमेटिकली ये बड़ा है, तो P आइडियल बराबर P रियल, मुझे कोई टर्म जोड़नी पड़ेगी ना यहाँ पे, किस साइड? इस साइड। तो जो टर्म हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर करेक्शन फैक्टर। यानी हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर को करेक्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक आप समझिए कि हमें इक्वेशन तो कौन सी यूज करनी है? ये वाली। अब इस इक्वेशन में ये कौन सा प्रेशर है? आइडियल गैस का प्रेशर। मैं जो मेजर कर रहा हूं रियल गैस का प्रेशर वो तो कम आ रहा है। अगर यही गैस आइडियल होती तो ये ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करने वाली है ना, लेकिन रियल होने की वजह से ये कम प्रेशर एग्जर्ट कर पा रही है, ठीक है। तो कम प्रेशर, सपोज करो ये 5 ATM करती, ये 4 ATM कर रही, तो मुझे यहां रखने के लिए इस 4 ATM में 1 ATM जोड़ना था, ठीक। तो इसलिए अपन ने P रियल यानी कि P I इज इक्वल टू P रियल प्लस डेल्टा P, यानी आइडियल को रिप्लेस करने के लिए, आइडियल कहां पे आया? यहां पर, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया? P रियल प्लस डेल्टा। तो हमने कुछ अमाउंट प्रेशर का जोड़ा है रियल गैस के प्रेशर में, ताकि वो बराबर किसके हो जाए? आइडियल के बराबर। जो अमाउंट जोड़ रहे हैं उसे ही क्या बोल रहे हैं? प्रेशर करेक्शन फैक्टर। अब इसकी वैल्यू क्या है ये देख रहे हैं। हाँ, प्रेशर करेक्शन फैक्टर लाए हैं, और क्यों लाए हैं? कि हमें रियल गैस का जो प्रेशर था वो कम मेजर हो रहा था, ठीक है ना, तो उसको आइडियल के बराबर करने के लिए हमने इसमें एक टर्म जोड़ी है डेल्टा P, जिसको प्रेशर करेक्शन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब जो डेल्टा P है, डेल्टा P डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। आप ये सोचो कि यहां पे जो डेल्टा P आ रहा है ये इन दोनों के डिफरेंस की वजह से आ रहा है। यहां जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे ये डिफरेंस उतना ही बढ़ाता जाएगा ना, और अगर ये डिफरेंस बढ़ता गया तो डेल्टा P की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो डेल्टा P का सीधा रिलेशन किससे है? इसमें पड़े हुए मॉलिक्यूल के नंबर से, जिसको मैं प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकता हूं? N/V। N क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल हो गया। तो पहला फैक्टर हो गया N/V। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग टू वॉल, ये भी प्रोपोर्शनल टू N/V होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो अंदर पड़े हुए हैं। अगर मैं कंटेनर में ज्यादा मॉलिक्यूल रखूंगा तो स्ट्राइक करने वाले मॉलिक्यूल का भी नंबर बढ़ जाएगा। यानी ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसलिए हम डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं N/V इंटू N/V, और डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू हो जाता है N² अपॉन V²।
इस चीज की। अब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो डेल्टा पी के साथ आ जाता है ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब जो ए यहां पे आया है, दिस ए इज कॉल्ड एज वान डेर वाल गैस कांस्टेंट, वान डेर वाल गैस कांस्टेंट, ठीक। ए वान डेर वाल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए किस फैक्टर को बताता है हमें? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर ए बढ़ाता जाऊंगा मैं, ये ए पहले भी कहीं ना कहीं तो आया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी यूज करते हैं का, ठीक है। जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे ए उतना ही ज्यादा होगा, और ए ज्यादा होगा तो डेल्टा पी ज्यादा होगा। डेल्टा पी ज्यादा होने का मतलब इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, समझे बात को? यानी कि यहां तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस 0 है आइडियल गैस में, यहां अगर ज्यादा हुए तो ये ज्यादा कम करेगा ना इसको, यानी इन दोनों में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो डिफरेंस को कम करने के लिए जो मैं करेक्शन कर रहा हूं, इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब अगर मैं ए की यूनिट बोलूं, ए की यूनिट क्या होगी ये बताइए? डेल्टा पी जो है एटीएम, वॉल्यूम इधर ले जाऊं मैं लीटर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? मोल स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, या सिर्फ ये बोल दिया वान डेर वाल कांस्टेंट आर 2 और 3, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उनमें से जिस कांस्टेंट की वैल्यू एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर होगी, उसी को मैं क्या मानूंगा? ए। ये उस केस में करेंगे कंफ्यूजन वाली स्टेट हो तो, वरना तो साहब लिख देता है क्वेश्चन में कि वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर दिस, बी भी क्या है? वान डेर वाल कांस्टेंट, जो अभी आएगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन वाली स्टेट हो तो हम यूनिट देखकर इसको पहचान सकते हैं, ठीक। ए जितना ज्यादा होगा उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा। अगर मान लीजिए हमें एग्जाम्पल दे दिया गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, हमें पूछ लिया ए का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट में कर रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट। केमिकल बॉन्डिंग में हम ये देखते हैं कि इनमें जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? वान डेर वाल फोर्सेस। उनमें से भी खास टाइप का होता है लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और सारे में एक जैसा फोर्स है। तो ये ए डिपेंड करता है मोलर मास पे, तो इधर जब मैं जाऊंगा तो मोलर मास बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, सपोज मैंने लिया हाइड्रोजन वर्सेस अमोनिया। अब इनमें ए का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा? अमोनिया। तो एक रफ आइडिया हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सभी के लिए कह पाएंगे कि ए का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। फिर भी एक जनरल रूल ये है कि अगर एक जैसा फोर्स हो, वान डेर वाल फोर्सेस, तो मोलर मास बढ़ने पर ए बढ़ता है, और अगर पोलर और नॉन पोलर हो तो पोलर में जनरली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं, तो ए की वैल्यू ज्यादा होती है ना। ये हो गया ए के लिए जोड़ा है। और दूसरा जो करेक्शन है, दिस इज वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, दिस इज वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा बी से। अब डेल्टा बी रोल में क्यों आया वो समझ रहे हैं। अगर मान लो मैं कंटेनर में केवल आइडियल गैस भर दूं, तो जो मॉलिक्यूल यहां पे होंगे इनका वॉल्यूम मैं नेग्लिजिबल मानूंगा। ये आइडियल गैस की कंडीशन है कि आइडियल गैस में जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनका वॉल्यूम क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। इसका मतलब इसमें फ्री वॉल्यूम क्या होगा? फ्री वॉल्यूम होगा, अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम मैंने मान लिया V, ठीक है, तो फ्री वॉल्यूम होगा V माइनस 0। मैंने 0 क्यों किया? क्योंकि मैं मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या मान रहा हूं इस केस में? 0। ये केस कौन सा है कि जब हमने इसमें कौन सी गैस भरी है? आइडियल गैस। अब अगर मैं इसमें रियल गैस भर दूं, अब रियल गैस के मॉलिक्यूल जो है वो सिग्निफिकेंट है। अब एक्चुअली जो है, जो हम इक्वेशन यूज करते हैं PV इज इक्वल टू nRT, तो उसमें जो वॉल्यूम आता है वो कंटेनर का वॉल्यूम नहीं आता है,
वो वॉल्यूम आता है जो गैस के लिए अवेलेबल है। जैसे फॉर द एग्जांपल, मैं इस कमरे में जो वॉल्यूम अपन को दिख रहा है, अगर हम इसमें बड़े बड़े स्टोन डाल दें या फुटबॉल डाल दें, 100 फुटबॉल डाल दें, तो उससे क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो तो कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं PV = nRT में वो वॉल्यूम लूंगा जो वास्तव में उनके लिए अवेलेबल है। इस कमरे में अगर हम देखें तो ये सारा जो वॉल्यूम है बाकी सब ऑब्जेक्ट्स का, इनको माइनस करके वो जगह मिलेगी जहां गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। यानी इस कमरे में PV = nRT लगाना है तो हमें वॉल्यूम वो निकालना पड़ेगा जो इन सब ऑब्जेक्ट्स को हटा के। बात समझ रहे हैं? यानी कि जैसे मान लो इस कंटेनर में मुझे देखना कितना वॉल्यूम अवेलेबल है किसी एक मॉलिक्यूल के लिए, तो वो क्या होगा, ये वॉल्यूम ही अवेलेबल है ना, ये तो गिर गया है वॉल्यूम। तो यहां पर हम बात करते हैं कि यहां फ्री वॉल्यूम क्या होगा। यहां फ्री वॉल्यूम होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है, माइनस यहां पे हम ये बोले एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की डेफिनेशन है कि ये जो वो वॉल्यूम है जो मॉलिक्यूल की वजह से ऑक्यूपाई हो रखा है। समझ गए बात? और ये वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम को मैं क्या बोलूं, VI, आइडियल वॉल्यूम। तो आइडियल वॉल्यूम क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। लेकिन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं बोलेंगे हम, उसके लिए करेक्ट टर्म है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो कुछ वॉल्यूम हमें हटाना पड़ेगा जो किसकी वजह से है, मॉलिक्यूल की वजह से। अब सपोज करो ऐसा हो कि ये मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल हो जाए, तो ये चीज 0 हो जाएगी ना। अगर मान लो, मैं कंडीशन ये मान लूं कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो गया, तो जैसे ये नेग्लिजिबल हुआ ये चीज हटी, तो कंटेनर का वॉल्यूम V किसके बराबर हो जाएगा, फ्री वॉल्यूम के बराबर, यानी V आइडियल। गैस क्या बन जाएगी, आइडियल गैस। समझ गए बात हो? ठीक है, तो जो वहां पे अपन लिख रहे हैं ना P रियल, V रियल का कोई मतलब नहीं है। V रियल का मतलब है कंटेनर का वॉल्यूम, और हमने कंटेनर का वॉल्यूम में से ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम माइनस किया, तो मैं VI की जगह रखूंगा। अब आपको ये दिख रहा होगा PV = nRT में हमने प्रेशर में तो कोई टर्म जोड़ दी और वॉल्यूम में कोई चीज घटा दी हमने। जो चीज हमने घटाई है इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। तो आप ये समझ लीजिए, प्रेशर में टर्म जोड़ रहे हैं प्रेशर करेक्शन फैक्टर, और वॉल्यूम में से टर्म माइनस कर रहे हैं वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये समझ रहे हैं, ठीक? डेल्टा V, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। अब वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए हम 2 मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल का सिस्टम। ये इस मॉलिक्यूल का सेंटर, और इसको एक टक्कर मारी एक मॉलिक्यूल ने इस तरीके से, ठीक। तो अगर हम ये देखें कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस वॉल्यूम को छोड़कर बाकी जगह मूव कर सकता है। इसका मतलब जो जगह एक्सक्लूड की जाएगी इन दोनों की वजह से, ठीक है, वो जगह हम यहां से ये डिस्टेंस मान लें R, और ये भी कितनी हो जाएगी R। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 2 मॉलिक्यूल, और ये चीज होगी बराबर 4/3 पाई, R की जगह लिख दूं मैं 2R का क्यूब। तो हर 2 मॉलिक्यूल के सिस्टम के लिए अब हम सिंपली वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल नहीं कर रहे, मतलब वो नहीं हटा रहे, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल स्टेशनरी होते तो उनको सीधा माइनस कर देते अपन। लेकिन वास्तव में तो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल को घूमने के लिए जगह चाहिए पूरी, ठीक है। अब वो जगह मान लीजिए पूरा खाली पड़ा हुआ है और ये एक मॉलिक्यूल उसके रास्ते में, तो जब ये इसके साथ टक्कर करेगा तो सेंटर मास इसका इस जगह से आगे नहीं जा पाएगा। तो इस सेंटर को मैं यहां मानूं तो ये पूरी वो एरिया होगा या वॉल्यूम होगा जिसको मैं एक्सक्लूडेड मानेंगे। तो इसका रीजन वही लिखा होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल कैन नॉट एंटर अंडर दिस रीजन, और अगर एंटर नहीं कर पाएगा तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 2 मॉलिक्यूल। ये वास्तव में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं है, उससे नहीं रिलेट करेंगे अपन। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 2 मॉलिक्यूल
इसे मैं लिख दूं 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अगर दो मॉलिक्यूल इतना एक्सक्लूड कर रहे हैं तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल बताइए कितना आ जाएगा। दो मॉलिक्यूल के लिए इतना है तो इट इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। समझ गए? एक मॉलिक्यूल के लिए इतना है तो एक मोल के लिए कितना होगा? एक मोल में एन मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? एन से। तो देखते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, उसका 4 गुना जो है पर मॉलिक्यूल एक्सक्लूडेड है। ठीक है ना? जहां जहां जिस एरिया में वो घूमेगा इतनी जगह में एक्सक्लूड करके रखेंगे इसके। इसका मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस। अब 1 मोल गैस का मतलब है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं? Na मॉलिक्यूल्स। ठीक, Na मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं तो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होगा? Na मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब यहां से वैसे जेई ने कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है क्योंकि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये जो वैल्यू है इसी को बराबर हमने एक बी मान लिया है एंड बी इज कॉल्ड एज वान डेर वाल गैस कांस्टेंट। तो अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं जेई में वहां पे इस चीज की बात नहीं की है, वहां सिर्फ क्या बोला गया है? बी गैस कांस्टेंट। तो एक मोल के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो बी मान लिया। तो फॉर एन मोल गैस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज इक्वल टू एन इंटू बी। और अगर हम इसकी यूनिट देखें बी की, यूनिट ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम की यूनिट लीटर और एन की यूनिट। तो आप फर्क कर लीजिए, ए और बी कांस्टेंट में यूनिट देख के आप पहचान सकते हो। ए की यूनिट एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर और बी की यूनिट बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वान डेर वाल गैस कांस्टेंट। समझ गए? तो दोनों को तो हम वान डेर वाल गैस कांस्टेंट ही बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ बी जो है हमने लीटर पर मोल। अब बी किस वजह से है? बी रिप्रेजेंट्स साइज फैक्टर। साइज फैक्टर हमारे पास जो दो कांस्टेंट आए हैं ए और बी, ए हमें बता रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में और बी हमें बता रहा है साइज फैक्टर के बारे में। ठीक, यानी अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। डेल्टा वी इज इक्वल टू एन बी, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स और बी क्या होगा? बी इज इक्वल टू एन ए इंटू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो मान लो किसी क्वेश्चन में बी ना दिया जाए डायरेक्ट, तो फिर वो उस केस में क्या देगा? रेडियस ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो हम यहां रखकर बी निकाल सकते हैं, है ना? तो ये फॉर्मूला किसके लिए? बी के लिए। अब मैं क्या करूं? वापस हम आ जाते हैं आइडियल गैस पे। आइडियल गैस इक्वेशन थी पी आई वी आई बराबर एन आर टी। हमने इसमें करेक्शन किया था P प्लस डेल्टा P और V माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक, डेल्टा P की जगह क्या लिख दूं? P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। यह भी लिखा था अपन ने डेल्टा P। और V माइनस डेल्टा V की जगह क्या लिख दूं? एन बी बराबर क्या आ गया? एन आर टी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज वान डेर वाल गैस इक्वेशन एंड इट इज वैलिड फॉर रियल गैस। समझिए बात? अब अगर मान लो इस गैस में आप ऐसा करो कि ए को 0 कर दो। ए 0 होने का मतलब क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस 0 हो गए। और आप बी भी 0 कर दो, बी का मतलब क्या हो गया? कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी 0 हो गया। तो फिर ये गैस किस इक्वेशन को फॉलो करने लगी? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। गैस क्या बन गई है? आइडियल गैस। तो जो रियल गैस है दैट कैन बिहेव एज ए आइडियल गैस, लेकिन कब बिहेव करेगी? जब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम हटाते जाएं, 0 करते जाएं।
और उसमें साइज जो मॉलिक्यूल का है वो हम कम करते जाए। लेकिन अब मॉलिक्यूल का साइज तो कम नहीं कर सकते ना, उसका क्या तरीका है कि हम कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाते जाएं। तो जैसे ये पेन है, अब इसको अपन एक छोटे से स्फीयर में रखेंगे, एक बॉक्स में, तब तो नेग्लिजिबल नहीं, लेकिन बड़े एरिया में रख दें अपन, गैस का वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, तो फिर ये नेग्लिजिबल होता जाए। तो किसी गैस को हम रियल से किधर शिफ्ट करवा सकते हैं? आइडियल की तरफ। उसके लिए हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। समझ गए बात? तो एक बार जेईई में एक कॉम्प्रिहेंशन आया था, उसमें लिखा हुआ था कि रियल गैस एट वेरी हाई मोलर वॉल्यूम, और उसके लिए आगे हमें मैच करवाना था इक्वेशन कौन सी फॉलो करेगा। तो अगर ये बोल दिया कि रियल गैस विद वेरी हाई मोलर वॉल्यूम, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि V अगर ज्यादा हो गया तो ये दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे और गैस क्या बन जाएगी? तो वहां क्लियर कट लिखा होता वेरी हाई मोलर वॉल्यूम। तो उस केस में तो अपन वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे, दोनों ही चीजें तो हटती जाएगी। अगर आप ये करते गए तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता गया, और जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है वो भी खत्म होता गया, और फाइनली क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई इस केस में। अब देखो क्वेश्चन का हमें कैसे पता लगेगा कि रियल गैस का क्वेश्चन है या आइडियल गैस का क्वेश्चन है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दे दी, वान डेर वाल गैस कांस्टेंट, तो फिर वो ऑब्वियसली किसका हो गया? अब क्वेश्चन जो बन सकता है वो यही है कि आपको सारे वैल्यूज देकर एक अननोन पूछेगा। जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में क्या क्वेश्चन होता है कि प्रेशर वॉल्यूम देकर टेम्परेचर पूछ लिया, ठीक है ना। अब उसी क्वेश्चन में अगर मैं ए और बी साइड में लिख दूं तो फिर वो क्वेश्चन किसका हो गया? वान डेर वाल गैस। तो हमें वैल्यूज पुट करनी है, यूनिट का ध्यान रखना है, मेन बात है इसमें यूनिट, ठीक है ना। तो सोल्व करते हुए यूनिट का ध्यान रखेंगे। जैसे प्रेशर अगर मैं एटीएम में रखूंगा, ठीक है ना, तो बाकी ये भी यूनिट किसमें होना चाहिए? एटीएम पर लीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम लीटर में रखूंगा तो आर की वैल्यू 0.081 यूज करूंगा, ठीक है। तो यूनिट बेस्ड क्वेश्चन होगा अगर इस पे होगा तो आसान क्वेश्चन होगा वैसे तो, ठीक है ना। हमें बस इसको पुट करके और करना पड़ेगा। इसी का जो है, इसी इक्वेशन को मैं एक और फॉर्म में ला सकता हूं। अगर मान लो मैं यहां पे P प्लस A/V/N का स्क्वायर कर दूं, इधर n को डिवाइड इधर कर दूं, तो ये बन गया V/N माइनस B इज इक्वल टू RT। इसको मैं लिख सकता हूं P प्लस A/VM स्क्वायर, यहां हो गया Vm माइनस B बराबर RT। ये भी वान डेर वाल इक्वेशन की फॉर्म है, लेकिन इसमें जो वॉल्यूम यहां यूज कर रहा हूं कौन सा है? मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? Vm इज इक्वल टू V/N। समझ गए बात को? n को मैंने क्या किया? n को इधर डिवाइड किया तो V/N का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज Vm स्क्वायर, Vm मोलर वॉल्यूम। और फिर मैंने n को इधर डिवाइड किया तो V/N माइनस B हो गया, V/N को क्या लिख दिया? Vm माइनस B। तो अगर मान लो क्वेश्चन में मोलर वॉल्यूम दे दिया है, तो मोलर वॉल्यूम देते ही n तो 1 हो गया ना, इसका मतलब, तो मैं सीधा ही इस इक्वेशन का यूज कर दूं। समझ बात? और अगर मान लो 2 मोल का वॉल्यूम दिया हुआ है, तब तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक, नोट कीजिए सर। ये कर्व प्रैक्टिकल डेटा पे खींचा गया है, Z वर्सेस P, और ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट आता है। ये Z इज इक्वल टू 1 लाइन। हाइड्रोजन के लिए अगर मैं यहां बना रहा हूं H2, N2 के लिए ऐसा होगा, CH4 के लिए ऐसा कर्व है, और CO2 के लिए ऐसा कर्व है। ठीक, तो पहले तो इसको स्टडी कर लें कि ये कर्व क्या बता रहा है। ये लाइन तो आइडियल गैस वाली हो गई, ठीक है ना। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और अगर मैं CO2 गैस के लिए देखूं तो ये वाला रीजन लो प्रेशर मान लो और ये वाला रीजन हाई प्रेशर मान लो। तो लो प्रेशर पे मैं लिख सकता हूं कि Z लेस देन 1, और हाई प्रेशर पे मैं बोल सकता हूं कि Z ग्रेटर देन 1। अब ये तीनों पॉइंट हमें मैथमेटिकली प्रूव करने हैं यूजिंग वान डेर वाल गैस इक्वेशन। वान डेर वाल गैस इक्वेशन अपन कर चुके हैं। अब मुझे करना क्या है कि जो ये प्रैक्टिकल कर्व है इसको एक्सप्लेन करना है। और इस कर्व में क्या पॉइंट है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए Z ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर। और अमोनिया का भी कर्व यहीं पे होगा नीचे। तो अमोनिया या CO2 के लिए या CH4 के लिए
लो प्रेशर पे z लेस देन 1 तब ये कर्व क्रॉस करेगा और ऊपर जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इसके नीचे होगा तो z लेस देन 1। समझ गए बात? ठीक है ना। अब हमें देखना है कि ये पॉइंट हम कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। हम प्रूव करने जा रहे हैं वो इन 3 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है कि एट लो प्रेशर, और ये हमने ले लिया कि फॉर अमोनिया CO2 और CH4 मुझे प्रूव करना है कि Z इज लेस देन 1। अब इसको हम कैसे प्रूव कर रहे हैं? वांडरवाल गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर, यहां पे हमने लिखा Vm माइनस B इज इक्वल टू RT। सही। अब हम यहां पे बोल रहे हैं कि अगर प्रेशर लो हुआ तो लो प्रेशर कब होता है? जब गैस का वॉल्यूम हाई हो, मोलर वॉल्यूम इज हाई, इसका सीधा रिलेशन किससे है कि गैस के अंदर प्रेशर लो कब होता है? जब आप गैस का वॉल्यूम बढ़ाते जाएं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कह सकते हैं कि मोलर वॉल्यूम इज हाई। अगर मोलर वॉल्यूम हाई है तो Vm इज ग्रेटर देन B लिख सकता हूं मैं। ठीक। अगर ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, और अगर ये मैं नेग्लेक्ट कर दूं, अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो मैं लिख सकता हूं कि Vm माइनस B इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू Vm। यानी हमने क्या किया? B को 0 मान लिया, एक तरह से नेग्लिजिबल मान के B 0 कर दिया। तो जैसे ही B 0 होगा, इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी? P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर। यहां से जेई ने क्वेश्चन पूछा है, और यहां Vm इज इक्वल टू RT। सही है। इसको मैं लिख सकता हूं P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर, इसको मैं इधर ले जाऊं RT अपॉन Vm। ठीक। इसको हम जो है अरेंज करके इस टर्म को मैं इधर ले आऊं, तो ये टर्म हो जाएगी P इज इक्वल टू RT अपॉन Vm माइनस A अपॉन Vm स्क्वायर। सही है। इसको मल्टीप्लाई कर दें Vm अपॉन RT से, दोनों तरफ। मैं कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? इस फैक्टर से। तो इधर क्या आ जाएगा बताइए? Vm अपॉन RT से मल्टीप्लाई करूं 1, यहां आ जाएगा माइनस A अपॉन Vm RT। अच्छा, PVm अपॉन RT को क्या लिख सकते हैं? थोड़ी देर पहले अपन ने यूज किया है, इज इक्वल टू Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एंड Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन Vm RT। अब अगर ये टर्म हम 1 में से माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब Z क्या होगा? लेस देन 1। समझ गए बात हो? तो हमने इस केस में क्या किया है कि जब हमने लो प्रेशर माना तो हमने मोलर वॉल्यूम बहुत हाई माना। हाई मान के हमने B को टर्म को हटाया, और उसके बाद आगे कैलकुलेशन है, और इसको इस फॉर्म में अरेंज किया। इसको हमने लिखा Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक में से ये टर्म माइनस होगी तो उसका मतलब Z लेस देन 1। ये हमने कौन सा पॉइंट प्रूव कर दिया है? ये वाला, कि लो प्रेशर पे Z क्या होता है? लेस देन 1। अब ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा? B को हम 0 मान चुके हैं, और A इज नॉट इक्वल टू 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज डोमिनेटिंग ओवर साइज फैक्टर। जो A और B को हम ला रहे हैं, ये A और B किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और B रिप्रेजेंट कर रहा है साइज फैक्टर। ठीक, नोट करो फटाफट। लेकिन हाई प्रेशर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अमोनिया CO2 या CH4। यानी अब हम कौन सा पॉइंट प्रूव कर रहे हैं? लो प्रेशर पे Z लेस देन 1 और हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1। तो अगर हमने बोल दिया कि हाई प्रेशर है हमारे पास, ठीक है, तो इस केस में P के साथ हमारे पास एक टर्म है P इज इक्वल टू N स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म को हाई मान लूं, अब हम मैथमेटिकली सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में आएगा कि प्रेशर अगर आपने हाई कर दिया है तो वॉल्यूम लो हो जाएगा, और वॉल्यूम लो होगा तो उस केस में ये टर्म भी बड़ी हो जाएगी। समझ बात हो?
लेकिन हम ये देखें कि ए की वैल्यू हमेशा बहुत कम होती है, 0.0012 समथिंग। अगर ये वैल्यू बहुत कम होती है तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम प्योरली मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचें कि अगर हम बोल रहे हैं प्रेशर इज वेरी हाई, तो हम इसके बगल में जो भी टर्म है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इससे पहले वाले केस में हमने क्या किया था, वीएम को हाई मान के उसकी बगल के बी टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया था। अब हम हाई प्रेशर में इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, और अगर ये नेग्लेक्ट कर दिया तो इस केस में जो इक्वेशन अपने पास है, अभी जवाब देंगे, अगर मैं इसको जो है वॉल्यूम को हाई मान लूं, प्रेशर को हाई मान लें, तो उस केस में हम इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और नेग्लेक्ट कर दिया तो बचेगा P, Vm माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। मल्टीप्लाई कर दें तो पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। और इसको जो है मैं आर टी से डिवाइड कर दूं तो पी वी एम अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और अगर हम इसे इधर ले जाएं तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं z, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। अब आप ये देखो कि 1 में ये टर्म हम जोड़ रहे हैं पी बी अपॉन आर टी, और ये टर्म जोड़ेंगे तो z क्या होगा, ग्रेटर देन। तो कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन कर लिया हमने कि z इज ग्रेटर देन 1। समझिए बात हो, ठीक है। चलिए, तो z ग्रेटर देन 1 हो गया अमोनिया के लिए। अब तीसरा पॉइंट जो हम प्रूव कर रहे हैं वो तीसरा पॉइंट है ये वाला कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लिए z ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसको कैसे एक्सप्लेन करें हम, जैसे तीसरा पॉइंट है कि फॉर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, अब ये ऐसी गैसेस हैं जिनमें फोर्सेस कौन से होंगे, वान डर वाल फोर्सेस। और वान डर वाल फोर्सेस में भी किस टाइप का फोर्स होता है, इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्स उन मॉलिक्यूल में पाया जाता है जो कि बिल्कुल नॉन पोलर होते हैं। जैसे इस कमरे में अगर अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो अमोनिया और अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच में पोलर वर्सेस पोलर फोर्स होगा जो कि ज्यादा होगा। समझे, इस कमरे में कई तरह की गैसेस हैं, 2 तरह की गैस है, जिसे हम बोले N2 और O2। ये प्योरली कौन सी मान सकते हैं अपन, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, और कोई पोलर गैस हुई जैसे SO2 गैस हो गई, ठीक है, उनमें अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो सबसे वीक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है वो गैसेस में पाया जाता है, और उसमें भी सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है कि जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इनमें जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट क्या मान सकता हूं मैं, 0। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स से इसको कौन सा फैक्टर दिखा रहा है, A। अगर A को मैं लगभग 0 मान लूं तो फिर यही केस बन गया ना। अगर मैं A को 0 मान लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, P प्लस 0 माना मैंने, Vm माइनस बी बराबर आर टी। और इसको हम इसी से आगे बढ़कर Z क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। 1 में ये टर्म जोड़ रहे हैं तो Z क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये बात समझ आ गई है। तो हमने वान डर वाल गैस इक्वेशन की बेस्ट, उसके बेसिस में हमने क्या डिराइव किए हैं, 3 पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले पॉइंट में Z में 1 माइनस कुछ टर्म थी, ठीक है। अच्छा, वहां पे कौन सी चीज आ रही थी, सिर्फ वहां पे A आ रहा था, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाज डोमिनेटिंग। इस वाले केस में कौन सी चीज आ रही है, सिर्फ B। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि साइज फैक्टर इज डोमिनेटिंग, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कर्व हमेशा Z ग्रेटर देन 1 है, ऊपर ही जा रहा है। तो हमेशा Z ग्रेटर देन 1 को हमने कैसे एक्सप्लेन किया है कि इनमें वान डर वाल फोर्सेज हैं, किस टाइप का फोर्स है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, नेग्लिजिबल फोर्स है, इसलिए A की वैल्यू क्या मान ली, 0। और A 0 मानते ही P प्लस 0 Vm माइनस बी बराबर आर टी, और सोल्व ऐसे कर लेंगे हम कि P Vm माइनस पी बी बराबर आर टी, और यहां से P Vm अपॉन आर टी, इसको इधर ले गए तो ये 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, तो ये टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ठीक, हाँ, Z वर्सेस प्रेशर के लिए, और मान लो उसका कर्व आ रहा हो इस तरीके से,
ये टेम्परेचर मैंने बोल दिया T1, फिर उसका कर्व आ रहा हो इस तरीके से, टेम्परेचर T2 और ये टेम्परेचर T3, और ये वाली लाइन कौन सी है, Z इज इक्वल टू 1, कौन सी गैस, आइडियल गैस। मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ T1, T2, T3, बताइए सबसे बड़ा टेम्परेचर कौन सा होगा इनमें अगर कंपेयर करा जाए, बोलो। सबसे हाई टेम्परेचर होगा T3, देन T2, T1। रीजन क्या होगा, Z1 को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं तो ये कर्व इंक्लाइन होके किस लाइन की तरफ आता जा रहा है, Z1 लाइन, और Z इज इक्वल टू 1 लाइन कौन सी लाइन है, आइडियल गैस की। तो गैस की नेचर रियल से क्या होती जा रही है, आइडियल, और गैस की नेचर रियल से आइडियल कब होती है, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। वो कंडीशन देख ली ना हमने कि आइडियल के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर शुड बी हाई। तो गैस रियल से आइडियल बनेगी तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसलिए T3 मोर देन T2 मोर देन T1। ठीक, यही रोक रहे हैं।